हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज एक और यूनिट 6 की क्लास में आपका स्वागत है। एमपी सेट की ये क्लास है, यूसी नेट के लिए भी काम करेगी क्योंकि सिलेबस दोनों के सेम है। ठीक है, तो चलिए यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3 आज हम देख रहे हैं। चूंकि इसके पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। देन हमने इसका जो आगे का जो पॉइंट है वो आर के नारायण जी को देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इनका मुल्कराज आनंद जी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, अच्छा, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं अपने क्लासेस से, तो वो लोग अगर क्लासेस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं लाइव क्लास के, उसमें जाएंगे आप तो वहां पे पूरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई भी दिक्कत आए मुझसे आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा मैं, और पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मुल्क राज आनंद जी को। बहुत ही फेमस राइटर हैं। ठीक है, और जो कह सकते हैं, अगर आप इंडियन राइटिंग में स्टार्टिंग के 3 नाम देखें तो मुल्क राज आनंद जी और आर के नारायण जी का उनमें से बहुत महत्वपूर्ण नेम है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश राइटिंग इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1905 पे है। ठीक है, और इनका जो डेथ है वो 2004 पे है। ठीक है, वैसे मैंने पीडीएफ जो है इंडियन हिस्ट्री राइटिंग की एक और 2 अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली है जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने पूरा विस्तृत से चीजें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से लिखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और ये जो पीडीएफ है इससे भी आप देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए, सो लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मुल्क राजू आनंद जी हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब भारतीय लेखक में बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, क्योंकि इनका जो समाज है ये गरीब जातियों से क्या है, निकल के आते हैं। ठीक है, इसलिए इनका एक जो है एक विशेष स्थान है। ठीक है, मतलब गरीब होके भी इतनी अच्छी जगह तक पहुंच गए, ये अच्छी बात है। ठीक है, ही इज नोटेबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग पंजाबी एंड हिंदुज्म इडियम्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, वह जो है, मतलब जो मुल्कराज आनंद जी हैं, पंजाबी और हिंदुस्तानी मुहावरों को इंग्लिश में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इनमें क्या है, कला है। ठीक है, तो याद करने वाली क्या चीज है कि पंजाबी और जो हिंदू के जो इडियम्स है उसको ये इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, जो इनको एक विशेष पहचान दिलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुए, तो इसको थोड़ा सा अब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, हिज फर्स्ट मेन नॉवेल अनटचेबल 1935, इनकी पहली जो अनटचेबल नॉवेल है वो 1935 पे आई थी। ठीक है, वॉज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट। ठीक है, अनटचेबल में इन्होंने क्या वर्णित किया था कि जो लोग, कुछ लोगों को ऐसा नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि ये अछूत है। ठीक है, तो वो जो अछूत हैं, माना गया है, तो उस चीज को ये दिखाते हैं कि भैया ऐसा गांव में होता है, ऐसे पिछड़ी जगह होता है। ठीक है, उसी चीज को ये इन्होंने दिखाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं फील हुआ होगा इनको, इसलिए इन्होंने दिखाया है। ठीक है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग, और वो अनटचेबल जो था वो किसके लिए लिखा था मैं आपको बता भी देता हूँ। इनकी एक आंटी थी, चाची थी। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम परिवार के साथ क्या किया, खाना खा लिया। ठीक है, और खाना खा लिया या कुछ छू दिया या कुछ ऐसा किया था, तो मुस्लिम परिवार ने कुछ ऐसा किया जिससे ये कभी उसको भूल नहीं पाए। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए इन्होंने अनटचेबल लिखा था। ठीक है, मैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा आपको कि क्या कहानी थी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, या अनटचेबल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कहीं भी, तो उससे आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिंदी एंड पंजाबी इडियम्स आनंद इज रिगार्डेड एज इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, जो हमारे मुल्कराज आनंद जी हैं, इन्होंने अपने हिंदी और पंजाबी इडियम्स को इंग्लिश लिटरेचर में अपने वर्क में शामिल किया। इसी कारण से इनको चार्ल्स डिकेंस भी भारत का कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि चार्ल्स डिकेंस एक जाने जाने राइटर थे, और उनकी तुलना जो है किससे कर रहे हैं, आनंद से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इडियम एंड फ्रेजेस को क्या करते थे, यूज करते थे। वो बस इंग्लिश के करते थे, ये हिंदी और पंजाबी के इडियम एंड फ्रेजेस को इसमें यूज करते थे। ठीक है, ही इज वन ऑफ द pioneers of इंडो अमेरिकन फिक्शंस
इंडो इंडियन फिक्शन टुगेदर विथ आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं। 1 मिनट 2 मिनट, मैं थोड़ा सा आप लोग का देख लूं। आप लोग को जो मैं पीडीएफ शो करा रहा हूँ स्पष्ट दिख रही है ना? थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि ये जो लाइनें हैं वो परफेक्ट दिख रही हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ी छोटी हैं। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करूं या बोल्ड करूं, इस तरह का कुछ करूं तो आपको दिखे अच्छे से। ही इज वन ऑफ द पायनियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो मुल्कराज आनंद जी हैं, आर के नारायण हो गए, अहमद अली हो गए, ठीक है, और इंडो अमेरिकन फिक्शन के अग्रदूत के रूप में इन्हें जाना जाता है। मतलब जो आर के नारायण हो गए, ठीक है, जिस तरह के मतलब आर के नारायण थे, अहमद अली थे, राजा राव थे, इसी तरह के इंडो अमेरिकन फिक्शन को जिन्होंने स्टार्ट किया, उसमें से एक नाम आप मुल्क राज आनंद का भी जान सकते हैं। मतलब मुल्क राज आनंद जो है, इन तीन जो है आर के नारायण, अहमद अली और राजा राव जैसे राइटर्स में उनकी भी गिनती होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है इंडो अमेरिकन लिटरेचर पे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम देखते हैं, हिज फर्स्ट प्रोज ऐसे वॉज अ रिस्पॉन्स टू द सुसाइड ऑफ एन आंट इन हिज फैमिली हु हैड बीन एक्स कम्युनिकेटेड बाय हिज फैमिली ऑफ शेयरिंग अ मील विथ अ मुस्लिम वुमेन। अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, वही चीज यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, वही निकल के बात आई कि मतलब अनटचेबल जो इन्होंने वर्क लिखा था, वो किस चीज को इन्होंने एक्सपोज किया था, किस कारण से एक्सपोज किया था, किस कारण से उस वर्क को इन्होंने लिखा था, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उनका एक प्रोज है, ऐसे है, ठीक है, जिसमें उन्होंने, उनके एक परिवार में एक चाची थी, ठीक है, उन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आत्महत्या क्यों कर ली थी? क्योंकि क्योंकि उनके परिवार में एक मुस्लिम महिला के साथ उन्होंने क्या कर लिया था, भोजन कर लिया था। उस कारण से उनके परिवार ने उनकी चाची को, ध्यान दीजिएगा, आनंद की जो चाची हैं उन्होंने मुस्लिम वुमेन के साथ मील शेयर कर लिया था, मतलब खाना शेयर कर लिया था। जिस कारण से आनंद की जो चाची थी, मुल्कराज आनंद की जो चाची थी, उनको उनके समाज ने क्या कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। और जिस कारण से क्या हुआ था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था आंटी ने। ठीक है, इसलिए उन्होंने अनटचेबल को लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल इज written by E.M. Foster. Foster wrote avoiding rhetoric and circumlocution. It has gone straight to the heart of its subject and purified it. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अछूत का परिचय होता है, जो अनटचेबल का जो इंट्रोडक्शन होता है, इस पूरे अनटचेबल जो बुक है उसका जो कह सकते हैं जो परिचय है, जो आप देखते होंगे कोई भी बुक में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, तो वो किसने दिया था? तो ईएम फ्रॉस्टर ने दिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनटचेबल का जो इंट्रोडक्शन है वो ईएम फ्रॉस्टर ने दिया था, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फ्रॉस्टर ने लिखा था, क्या लिखा था कि बयानबाजी और लांछन से बचते हुए यह सीधे अपने विषयों के दिल में गया और इसे शुद्ध किया। मतलब देखिए, इन्होंने जो एम फ्रॉस्टर ने क्या लिखा था, अवॉइडिंग रेथोरिक एंड सर्कमलोकेशन, इट हैज गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्यूरिफाइड इट। ठीक है, मतलब एम फ्रॉस्टर ने कहा था कि आप पढ़िए, समझिए, अपने हृदय में उतारिए, फिर आपका जो हृदय होगा वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा। किसको पढ़ के? अनटचेबल को पढ़ के। ठीक है, ही स्पेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ इन लंदन एंड हाफ ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है हमारे मुल्कराज आनंद जी हैं, इन्होंने आधी लाइफ जो है इंडिया में गुजारी, आधी कहाँ, लंदन में गुजारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जॉर्ज ओवेल पेंड अ फेवरल रिव्यू ऑफ आनंद 1942 नॉवेल द स्वॉर्ड एंड द सिकल। द स्वॉर्ड एंड सिकल जो है इनका एक वर्क था, एक नॉवेल था, जिसको जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, उन्होंने क्या किया था, फिर उसमें अच्छा रिव्यू दिया था अपना। ठीक है,
ठीक है, मतलब जॉर्ज ऑरवेल जो थे उन्होंने क्या किया था 1942 में जो उनका नॉवेल आया था द सॉर्ड एंड सिकल, उस पे अच्छा रिव्यू दिया था कि मतलब इन्होंने अच्छा काम किया। एक क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और इस पे क्या है, आप लोग मुझे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से आप मुझे मेरी प्रशंसा कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, और भी अच्छा लगेगा, जैसे मान लीजिए विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि गौरव यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ये ऑनलाइन टीचिंग करके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अपने मन को क्या होगा, एक संतुष्टि मिलेगी। तो जो जॉर्ज ऑरवेल है उस समय के बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने आनंद की इस चीज में प्रशंसा की थी, ठीक है। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1946। ये जो है लंदन से जब इंडिया रिटर्न हुए तो 1946 में रिटर्न हुए, ठीक है। ही फाउंडेड अ लिटरेरी अमेजिंग मैगजीन मार्ग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। मुल्कराज आनंद की जो मैगजीन है उसका नाम है मार्ग, 1946 में आई थी। इस चीज को आपको क्या कर लेना है भैया, रट लेना है, रट लेना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगेन रटने वाली जो लाइन है वो ये भी है, in 1950 he embarked on a project to write a 7-part autobiography, one part morning face, won his साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। मतलब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, 7 पार्ट्स में लिखी थी। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या था, मॉर्निंग फेस, और मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको 1952 पे इंटरनेशनल पीस ऑफ वर्ड पीस, इंटरनेशनल पीस फॉर वर्ड पीस के लिए भी क्या किया गया था, 1952 पे अवार्ड दिया गया था। मतलब शांति का जो पुरस्कार होता है ना, 1952 में इन्हें विश्व शांति के लिए द इंटरनेशनल पीस से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ड पीस मतलब विश्व शांति के लिए द इंटरनेशनल पीस एक अवार्ड का नाम है, उससे इनको 1952 पे क्या किया गया था भैया, सम्मानित किया गया था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ बॉक्स प्रोफेसर, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को ना अच्छे प्रोफेसर नहीं मानते थे, ये बोलते थे कि मैं ना बोगस प्रोफेसर हूँ। बोगस मतलब होता है बेकार, ठीक है, फर्जी प्रोफेसर अपने आप को बोलते थे ये खुद ही बोलते थे। ये विदेश के कई विदेशों में, लंदन में कई यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन ये अपने आप को क्या बोलते थे, मैं जो हूँ ना बोगस प्रोफेसर हूँ। ही इज कॉल्ड जोला और बालजैक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, जोला एंड बॉलजैक ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसका मतलब मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें जो है भारतीय इंग्लिश उपन्यास में इसका पिता कहा जाता है, ठीक है। मतलब नॉवलिस्ट का पिता कहा जाता है इनको, ठीक है, नॉवेल का पिता कहा जाता है, ठीक है। He met Forster while he was working on T.S. Eliot magazine Criterion, ठीक है। जब वह टीएस इलियट की पत्रिका क्राइटेरियन में काम कर रहे थे तो इनको क्या कहा जाता है, इनकी जो मुलाकात है वो फ्रॉस्टर से हुई थी। एम फ्रॉस्टर का मैंने नाम लिया था ना, जिन्होंने अनटचेबल में प्रीफेस लिखा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया था। तो वही एम फ्रॉस्टर की इनकी जो मुलाकात हुई थी, कब हुई थी, जब ये टीएस इलियट के मैगजीन क्राइटेरियन में काम कर रहे थे ना, तभी एम फ्रॉस्टर से मुलाकात हुई थी, ठीक है। ही कंबाइंस ऑटोग्राफी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। ये मतलब क्या करते थे, कंबाइन करते थे, जोड़ने का काम करते थे एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन को, मतलब मानव विज्ञान को, इतिहास को और कल्पना को ही जोड़ने का काम करते थे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि मैं बस पढ़ाया जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ करे आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना हिचकिचाहट के। आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप अगर मेरी क्लास बस देख रहे हैं और घर में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को एक बार, और उसको आपको घर में अच्छे से पढ़ना है, देन रिवीजन भी करना है, तब जाके वो बनेंगे, ठीक है। और इसके मैं कुछ दिन बाद आप लोग को ना एमसीक्यूज भी कराने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग और परफेक्ट हो पाए, ठीक है। अनटचेबल जो इन्होंने लिखा था 1935 पे लिखा था। कुली इन्होंने 1936 पे लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। टू लीव्स एंड अ वर्ड 1937 पे आया था। इसका जो हीरो है वो गंगू है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडियन जो राइटर्स में जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको सबको पढ़ लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि
मुल्क राज आनंद का जो वर्क है टू लीव्स एंड वर्ड्स, जो 1937 पे आया था, उसका हीरो कौन है? तो भैया हीरो कौन है? गंगू। वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1937 पे। नाम क्या है? नाम तो ये नहीं पूछ सकता, ये किसका, ये पूछ सकता है टू लीव्स एंड वर्ड्स जो है किसका वर्क है? तो मुल्क राज आनंद का। ठीक है, चलिए। द विलेज 1937 पे आया था, इसका जो हीरो है वो कौन है भैया? लाल सिंह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्ट्रेस अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1932 पे आया था। ठीक है, ध्यान रखिए। द टाइटल इज गिवन बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये जो टाइटल है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज ऑरवेल ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द बिग हार्ट 1945 पे आया था, इसका जो हीरो है अनंता है। ठीक है, क्या नाम है? अनंता। ठीक है, बिग हार्ट। ठीक है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इट इज ऑटोग्राफिकल इन नेचर एंड डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें? कुछ नहीं ध्यान रखना? चलिए, कुछ नहीं ध्यान रखना तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑटोबायोग्राफी इनकी, ये सेवन समर्स 1957 पे आई थी। ठीक है, और ये याद कर लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेवंथ इसके पार्ट हैं, 7 वॉल्यूम है। ठीक है, व्हेन कंपाइल्ड इट वाज टाइटल द 7 एज ऑफ मैन। इसका जो पूरा ऑटोबायोग्राफी का नाम है ना, द 7 एज ऑफ मैन है। ठीक है, और द मॉर्निंग फेस इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1968। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे 1968 को हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, द मॉर्निंग फेस जो है इनका फर्स्ट पार्ट है, जिसके लिए इनको क्या मिला था? भैया साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ ब्लूजब्री 1981 पे आया था। इट इज अबाउट हिज लाइफ इन लंदन ड्यूरिंग द हेडे ऑफ ब्लूम्सबरी ग्लूम। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनटचेबल, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ाई देता हूँ। अनटचेबल इनकी एक नॉवेल है। ठीक है, समझिएगा इस पे क्या क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला तो ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये हुआ था 1935 पे। इस पे मैंने आपको बताया था कि इनकी एक आंटी थी, एक चाची थी इनकी परिवार की, जो क्या है, जो एक मुस्लिम महिला के साथ भोजन कर ली, शेयर कर ली, खाना है ना, कर लेते हैं ना, जनरली शेयर कर लेते हैं कि आप तुम मुझे सब्जी दे दो, वो उसने उसकी सब्जी दे दी, उसने उसकी सब्जी दे दी। तो क्या हुआ कि कुछ गांव वाले जान गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको उसके घर से निकाल दिया कि तुमने मुस्लिम महिला के साथ खाना खाया। ठीक है, और निकाल दिया तो उनकी आंटी जो है उन्होंने क्या कर लिया भैया? सुसाइड कर लिया, और वो एक्सपायर हो गई। और जब एक्सपायर हो गई तो उससे आनंद जो है वो बहुत सोसाइटी में थे, तो उनको बहुत प्रभावित हुए कि मतलब यार कितना बेकार अभी भी वो अनटचेबल वाला वो माहौल है, जिस कारण बताओ एक व्यक्ति, एक आंटी की जान तक चली गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उन्होंने अनटचेबल नोवेल ही लिख डाली। ठीक है, पूरी। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या होता है। इट्स डिपिक्ट अ डे इन द लाइफ ऑफ बाखा, अ यंग स्वीपर हु इज अनटचेबल ड्यू टू हिज वर्क ऑफ क्लीनिंग लेट्रिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा आप, और भी आगे कहानी है। ठीक है, उस पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, एक यंग लड़का था जो सफाई कर्मी का काम करता था, जिसका नाम बखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था? बखा था। के जीवन में क्या था, उसके उसके जीवन को भी दर्शाया गया था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मतलब शौचालय को साफ करने का काम करता था। ठीक है, फिर क्या होता है, अनटीचेबल मतलब उसमें एक कहानी नहीं है, कई कहानियां हैं। ठीक है, उसकी कहानी तो एक मुस्लिम आंटी वाली हो गई, एक बखा वाली हो गई, जो क्या शौचालय साफ करने का काम करता था। ठीक है, फिर क्या होता है, द इंटायर प्लॉट गिव अस द अकाउंट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ सिंगल डे in the life of Vakha. He doesn't like to do toilet cleaning but wants to do study and be a learned man. Lakha is the father of Vakha, who is a bit of antagonist in the novel. He's professional in sweeper.
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि इस पूरी कथा में जो वखा है उसके जीवन में एक ही दिन में घटित होने वाली कुछ घटनाओं का विवरण है। ठीक है, मतलब जो बखा है उसके साथ क्या क्या हुआ एक दिन में, उसकी घटना यहाँ पे विवरण है। वो क्या करता है, वो शौचालय को साफ करता था। ठीक है, लेकिन उसको ये काम पसंद नहीं था। ठीक है, वो पढ़ाई करना चाहता था। ठीक है, और एक दिन विद्वान व्यक्ति बनना चाहता था। मतलब क्या था उसका काम कि वो सफाई जरूर करता था शौचालय की, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, वो पढ़ना चाहता था और पढ़ करके एक बढ़िया व्यक्ति बनना चाहता था, विद्वान बनना चाहता था। लखा जो थे या लाखा कह सकते हैं, उनके पिता थे, जो इस नॉवेल में क्या है उसके विरोधी थे। ठीक है, उनका जो काम था वो क्या करता, सिर्फ मतलब उनके जो वखा के जो पिताजी थे वो क्या थे, सफाई कर्मी थे। ठीक है, वो सफाई करना चाहते थे, वो करते ही थे। ठीक है, और वही उसी काम पे बखा को भी लगा दिया, जिससे बखा जो है वो नाराज रहता। वो चाहता था कि वो पढ़ लिख के विद्वान बने। ठीक है, आगे चलते हैं। द आउटकास्ट वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फॉर बेल्स, इंटर टेम्पल्स और basically touch anything as it would make anything impure and corrupt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जो लोग थे वो वखा को क्या करते थे, बहिष्कृत कर देते थे। मतलब वो उसको कुएं से पानी भरने नहीं देते थे, मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे। ठीक है, और किसी चीज को छूने नहीं देते थे, छूने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो क्या बोलते थे कि तुम अशुद्ध हो, क्योंकि तुम क्या करते हो, शौचालय को साफ करते हो। ठीक है, इसलिए ऐसा लोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द नॉवेल आनंद प्रेजेंट थ्री आंसर और टू द मल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, फिर क्या है, इस नॉवेल के अंत में आनंद जो है, मुल्क राज आनंद, वो क्या बताते हैं, जो छुआछूत की कुप्रथा है इसके लिए तीन उत्तर वो देते हैं। ठीक है, क्या तीन उत्तर वो देते हैं, जैसे मान लीजिए बखा इज इन ऑफर टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी दैट हैज नो कास्ट सिस्टम एंड सो ही विल वी नो लॉन्गर एन आउटकास्ट बट बखा फियर्स चेंजिंग हिज रिलीजन। ठीक है, तो वहां पे वो तीन रीजन में पहला रीजन क्या देते हैं, बखा ने ईसाई धर्म को स्वीकार करने की पेशकश की। ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि मैं ईसाई धर्म अपना लूंगा, क्योंकि वहां पे कोई जाति व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, इसलिए वह बहिष्कृत नहीं रहेगा, उससे वो बहिष्कृत भी नहीं रहेगा। मतलब उसको जो लोग बोलते हैं कि तुम छुओगे नहीं, छुओगे नहीं, छुओगे नहीं, तो वो क्रिश्चियनिटी अगर अपना लेता है तो वो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन जो बखा है वो अपना धर्म बदलने का उसको डर है, मतलब वो अपना धर्म बदलना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि इसी धर्म में रह करके मैं क्या हूं, उसी तरह से रह लूं। ठीक है, फिर क्या है, सोहिनी इज द सिस्टर ऑफ बखा। यहाँ पे सोहिनी सोहिनी जो है वो एक लड़की है जो बखा की क्या है, सिस्टर है। महात्मा गांधी कम्स टू द विलेज एंड एजुकेट्स एवरीवन ऑन अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी जी गांव में आते हैं और सभी को छुआछूत के बारे में शिक्षित करते हैं, भैया छुआछूत नहीं करनी चाहिए। In the concluding paragraph, a person randomly comes into the scene and inform anyone about a machine, perhaps toilet plus, that will clean fecal metals automatically। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कहानी समाप्त हो रही होती है उसी बीच एक व्यक्ति आता है, अचानक से उस घटना में आ जाता है, उसके नॉवेल में आ जाता है, और वो क्या करता है कि एक मशीन बताता है कि टॉयलेट में भैया आप फ्लश लगा दीजिए, तो उसको जैसे ही आप दबाएंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो बखा थिंक्स दैट दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बखा जो सोचता है कि ये सभी समस्याओं का क्या है भैया, निदान है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब कुल मिला के ये है, देखिए इसमें दो स्टोरीज हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गई, मैंने आपको मुस्लिम वाली बात बता दी है ना, भोजन किया था उसके कारण उनको निकाल दिया गया था। दूसरा एक युवक होता है और यंग होता है बखा, वो क्या करता है अपने पिता की तरह ही, लखा की तरह ही क्या करता है, शौचालय साफ करने का काम करता है। ठीक है, जो लखा होता है वो चाहता है कि बखा भी ये काम करे, लेकिन बखा जो है पढ़ लिख करके होशियार बनना चाहता है। ठीक है, और चूंकि उसको गांव में कोई पानी भरने नहीं देता, मंदिर छूने नहीं देता, किसी व्यक्ति को छूने नहीं देता, किसी चीज को छूने नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो शौचालय साफ करता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि वो सोचता है कि मनी मन कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी अपना लेता हूं तो उसमें कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो ये चाहता नहीं है, क्योंकि वो अपने हिंदू धर्म में ही रहना चाहता है। ठीक है,
ये एक इसकी बात हो गई। फिर दूसरा, इसकी एक सोहिनी नाम की सिस्टर भी होती है, उसकी भी यहाँ पे जिक्र आता है, ठीक है। और वखा जो है उसी घटना के बीच में लास्ट में एक व्यक्ति आता है जो शौचालय को साफ करने का फ्लश वाला तरीका बताता है, मशीन बताता है, जिससे वका जो है ये सोचने लगता है कि अगर सबके यहाँ लग जाएगा ये सिस्टम, तो उससे क्या होगा, मुझे भी आज़ादी मिल जाएगी इस चीज से, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी स्टोरी यहीं पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को कि नहीं? ओके, अनामिका। आगे चलते हैं, और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, ज्योति हो गई, और सॉरी, ज्योति हो गई, और कौन हो गई, और निधि हो गई। आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि आप लोग साइलेंटली देख रहे हैं बस वीडियो, और उधर रोटी बनाने में लगे हुए हैं? तो रोटी हमारी बनती रहे, सर की क्लास हो चाहे ना हो, ऐसा भी रहता है, कुछ लोग करते रहते हैं विद्यार्थी। कुली, कुली जो है ये नेक्स्ट वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। दिस बुक इज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज कास्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये जो बुक है, ये भारत में जो ब्रिटिश शासन है और शासन की जो जाति व्यवस्था है उसके अत्यधिक आलोचनात्मक है, मतलब उसका जो कास्ट सिस्टम है उसको ये आलोचना करती है, कुली वाली बुक, ठीक है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ 14 years old बॉय, मुन्नो मुन्नू, and his plight due to poverty and exploitation added by social and political structure in place, ठीक है। मुन्नू who at his early stage gets into obscurity of his own एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो मैं आपको पूरी कहानी छोटी सी जल्दी से बता देता हूँ। ये जो पुस्तक है, जो ये बुक है कुली, इसमें क्या किया गया, इंडियन जो कास्ट सिस्टम है उसको पूरी तरह से क्या उसकी आलोचना की गई है, ठीक है। इसमें एक 14 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम मुन्नू है, वो गरीबी से, सामाजिक और राजनीतिक संरचना में क्या है, एकदम शोषण उसका हो रहा है, उसकी दुर्दशा है, उसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरह से इसी तरह का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मुन्नू होता है वो इसी में पड़ जाता है, ठीक है, बाद में वो उभरता है इससे, ठीक है। इसमें दो चीज कुछ आपको करेक्टर्स नाम ध्यान रखना है। दया, दया जो है मुन्नू की क्या है, आंटी हैं, चाची हैं, और गुजरी जो है वो मुन्नू के क्या है, चाचा हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुली में आपको तीन चीजें याद रखना है। एक तो मुन्नू को 14 वर्ष का लड़का है, गरीबी में झुलसा हुआ है पूरी तरह से, और दूसरा जो है मुन्नू के क्या है, चाची हैं दया नाम की, और एक जो है मुन्नू का चाचा हैं जो गुजरी नाम के हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एच के फ्रॉस्टर क्रिटिसाइज द नोवेल फॉर डिफेक्टिव प्लॉट्स कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एच के फ्रॉस्टर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कहानी की आलोचना की है कि भैया पता नहीं क्या दिखाते रहते हो, जो है भी नहीं वो भी दिखाने का प्रयास करते हो। तो ऐसा है। कुली याद रखना है, कब आई ये याद रखना है, क्या इस कहानी में है वो याद रखना है, इसका हीरो कौन है, भैया मुन्नू है, मुन्नू के अलावा कौन है, तो दया और गुजरी है, ठीक है, मुन्नू के अंकल आंटी। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, निधि बोल रही हैं रोटी नहीं बना रहे हैं, ड्यूटी से आने के बाद सिर्फ सुन सकते हैं, बोलने की एनर्जी नहीं रहती है। बिल्कुल सही है निधि, बिल्कुल सही है, ऐसे हमारा भी हाल है निधि। हम भी जॉब करके आते हैं मान लीजिए 6 बजे, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती, लेकिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोलना चाहिए, है ना, जब अपन पढ़ा रहे हैं तो बोलना चाहिए आपको भी। थोड़ा सा यहाँ पे ज्योति भी है ना, ज्योति भी जॉब करती हैं महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज के सेक्शन में इतना ही। मुल्कराज आनंद जी को हमने पढ़ लिया, कल हम राजा राव जी को पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इसके साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, ध्यान रखिएगा, एक और पीडीएफ अपलोड किया है, वीडियो नहीं पीडीएफ अपलोड किया है, उस पीडीएफ को जरूर सभी लोग को पढ़ना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी छुपा रखे हैं, और इसमें भी फैक्ट्स हैं, तो मैं दो पीडीएफ को नहीं पढ़ा सकता, एक पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक पीडीएफ जो इजी है, बहुत इजी है, उसमें फैक्ट्स बस हैं, उन फैक्ट्स को आप लोग को निकाल के पढ़ना है, ठीक है। तो वो काम आपका रहा, ये काम मेरा है। यूनिट 6 मतलब 40 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, यूनिट 6 से कम 40 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। और बाकी की जो कोई दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जहां तक जानता हूं मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा।
आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। मैं समय आपको बताऊंगा 7 से 7:30 के बीच में ही समय रहता है, क्योंकि मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस से आता हूँ तो कभी 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 बज जाते हैं, कभी 6 6:30 बज जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि 7 से 7:30 बजे के बीच का समय रहेगा जो क्लास स्टार्ट होगी आपकी। 1.5 से 2 घंटे की पर डे क्लास रहेगी, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर आपको होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।